जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो संसद का अपना टॉपिक पढ़ रहे थे उसको ही हम आगे विस्तार देंगे और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो उससे जुड़ा हुआ है दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ, इसे हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। साथियों, दल बदल जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये कानून दल बदल को रोकने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो दल बदल से ही संबंधित है। जो अनैतिक दल बदल होता था, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसने एक बहुत लंबे समय तक अनैतिक दल बदल देखा है। दल बदल का मतलब है कि कोई सदस्य चुनाव जीतकर तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे आया है और संसद पहुंचने के बाद उसने कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर उसी ड्यूरेशन में ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा किसी और पार्टी में चला जाए। तो एक राजनीतिक अस्थिरता की जो समस्या थी वो हमारे देश ने लंबे समय तक देखी है। इन समस्याओं से निपटने के लिए, अपने लोकतंत्र में एक स्थायित्व देने के लिए 1985 में जो राजीव गांधी जी की सरकार थी उसने ये तय किया, ये जो अनैतिक दल बदल हो रहा है, मनमाना दल बदल हो रहा है, इस दल बदल को रोका जाए और भारत की राजनीति को एक स्थायित्व प्रदान किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली यही दल बदल कानून है जो कुछ शर्तों के आधार पर ही या कुछ शर्तों के माध्यम से ही दल बदल की अनुमति देता है। अगर कोई सदस्य या सदस्यों का समूह उन शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। संसद सदस्य कुछ शर्तों के बिना अगर दल बदलते हैं, ठीक है, तो उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना है साथियों, शर्तों का पालन करते हुए ही संसद सदस्य हों या फिर आपके राज्य विधानमंडल के मेंबर्स हों, वो कुछ शर्तों के साथ ही अपनी पार्टी बदल सकते हैं, अपना मत बदल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंटी डिफेक्शन लॉ संसद के साथ साथ राज्य स्तर पर जो हमारा विधानमंडल है, राज्यों में जो विधानमंडल होता है वहां भी समान रूप से लागू होता है। ठीक है, 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दल बदल से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन था और ये 1985 में हुआ था। उस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इसका दूसरा अर्थ ये है साथियों कि एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, हमारे मूल संविधान में दल बदल को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व होती गई, विकसित होती गई, तो उसी इवोल्यूशन प्रोसेस में हमने 1985 में दल बदल को रोकने के लिए एक कानून लागू किया। ठीक है, और इस 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नई सूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, और ये 10वीं अनुसूची पूरी की पूरी दल बदल कानून से संबंधित है। साथियों, पता होगा आपको कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, बाद में हमने 4 अनुसूचियां जोड़ी हैं। 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के माध्यम से और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और ये दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है साथियों, 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस एंटी डिफेक्शन लॉ को या दल बदल कानून को और कठोर बनाया गया। ये कैसे इसको और कठोरता दी गई, मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, यहां हम ये समझते हैं साथियों, जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू कब होता है, कब लागू होता है और किन परिस्थितियों में किसी सदस्य की सदस्यता चली जाएगी और किन परिस्थितियों में अगर वो एंटी दल बदलते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ठीक है, पहला इसमें पॉइंट है, आप पॉइंट वाइज याद रखिएगा, और ये चारों पांचों पॉइंट जो पॉइंट है आप टिप्स पे याद रखिए। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे जिससे वह चुनाव लड़ा है, इसका मतलब यह है, मान लीजिए कोई मेंबर है, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ता है, ठीक है, और चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद ही,
ठीक है, वो मान लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता अगर ले लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता, संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसका दूसरा मतलब यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ ने यह बाध्यता कर दी है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़े, पूरे कार्यकाल के दौरान आप उसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य रहें। ठीक है, आप स्वेच्छा से सदस्यता नहीं छोड़ सकते हैं। पार्टी अगर चाहे तो आपको निकाल सकती है। ये महत्वपूर्ण शब्द है, स्वेच्छा वाला। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। पार्टी विहिप के खिलाफ अगर वोट करें या मतदान में बिना अनुमति आप अनुपस्थित रहें। पार्टी विहिप या हर पार्टी का एक पार्लियामेंट में या विधानसभा, राज्य की विधानसभा में एक सचेतक होता है। उसका कार्य ही होता है पार्टी के लिए विहिप जारी करना, मतलब किसी मुद्दे को लेकर पार्टी की क्या राय है, क्या विचार है, और इस विहिप में वो ये भी बताते हैं कि आपको इस फलाने मुद्दे के सपोर्ट में वोट करना है या इसके अगेंस्ट वोट करना है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई विहिप जारी किया है और उसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य अगर उस विहिप के खिलाफ वोट करता है, मतदान करता है या बिना बताए मतदान में अनुपस्थित रहता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति से ये कह सकती है कि इस सदस्य ने पार्टी विहिप का उल्लंघन किया है, इसलिए इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाए। ध्यान रखना है, पार्टी विहिप का पालन करने की भी बाध्यता एंटी डिफेक्शन लॉ ने स्थापित की है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले ले। अगर कोई मेंबर है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ता है, निर्दलीय चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंगेज हो जाता है और विधिवत रूप से, एंगेजमेंट एक गलत शब्द है, विधिवत रूप से अगर उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, तब उसकी सदस्यता चली जाएगी। ध्यान रखना है साथियों इस बात का कि निर्दलीय सदस्य, एंटी डिफेक्शन लॉ भी ये अपेक्षा की गई है, ये बाध्यता लागू की गई है कि निर्दलीय सदस्य भी पूरी जो कार्यकाल है विधानसभा या लोकसभा का या राज्यसभा का, उस पूरे कार्यकाल के दौरान किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंगेज ना हो। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जनता ने आपको जो वोट दिया था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर नहीं दिया था, बल्कि निर्दलीय दिया था, आपकी छवि पर दिया था। इसीलिए आप पूरे ड्यूरेशन में किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। अगर आपने सदस्यता ली तो आपकी उस सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। ठीक है, जो मनोनीत सदस्य हैं साथियों, 6 माह के बाद अगर किसी दल में शामिल हो जाएं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। मनोनीत सदस्य यानी कि जिनका नॉमिनेशन किया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। इन 12 सदस्यों में से 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल अगर हो जाता है वो व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन 6 महीने से पहले अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मनोनीत सदस्य के लिए क्या प्रावधान है, निर्दलीय सदस्य के लिए क्या प्रावधान है, किसी पार्टी के सिंबल पर अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा है और वो स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागता है तो उसके लिए भी एंटी डिफेक्शन लॉ कार्य करेगा। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सभी सदस्यों पर लागू होता है। ठीक है, अब इसके संबंध में निर्णय कौन लेगा? ठीक है, तो लोकसभा का अगर कोई सदस्य एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में आता है, ठीक है, उपरोक्त जो बातें मैंने बताई हैं उनका उल्लंघन करता है, तो इसके विषय में, उसकी सदस्यता के विषय में निर्णय कौन लेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। ठीक है, और अगर ये मामला राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति अर्थात हमारे उपराष्ट्रपति जी उसकी सदस्यता के बारे में निर्णय लेंगे। राज्य स्तर पर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और
विधान परिषद के मामले में विधान परिषद के सभापति। ध्यान रखना है, दोनों अध्यक्षों को, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को यह जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा के उपाध्यक्ष या उपसभापति को एंटी डिफेक्शन लॉ के संदर्भ में कोई ताकत नहीं दी गई है। ध्यान रखना है, पूछ लेता है वो, ठीक है। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इस एंटी डिफेक्शन लॉ को और कठोर बनाया गया। कैसे कठोर बनाया गया वो मैं बताता हूं आपको। पहले ऐसा था, जब ये 1985 में लागू हुआ था, कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ उस पॉलिटिकल पार्टी, उस राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देते हैं, अलग होते हैं और एक नया दल बना लेते हैं, ठीक है, तब उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा और उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ ने कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे जो दल बदल था उसको तो रोका है, लेकिन ग्रुप के लेवल पर एंटी डिफेक्शन लॉ ने दल बदल को बढ़ावा दिया है, अगर आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि आप समूह बना के तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता छोड़ सकते हैं, उस स्थिति में आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। ये 51वें संविधान संशोधन 2003 से पहले 1/3 का प्रोविजन था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको और बढ़ाया गया। अब 2/3 सदस्य मिलकर एक नया दल बनाएं और विलय कर लें, उस स्थिति में वो उनकी सदन की सदस्यता नहीं जाएगी, वो अयोग्य नहीं होंगे। ध्यान रखना, जो मूलतः 1/3 सदस्यों को का जो प्रोविजन था वो बढ़ाकर उसे 2/3 सदस्य कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से अगर आपको बचना है तो एक बड़े समूह को उससे अलग होना होगा। और इसके पीछे का लॉजिक ये था कि अगर एक बड़ा समूह अलग हो रहा है तो निश्चित तौर पर उस पार्टी में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो उसकी मूल विचारधारा के खिलाफ है, या जिस आइडियोलॉजी के तहत उसके मेंबर्स चुनाव जीत के आए हैं उस विचारधारा से समझौते की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ध्यान रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 सदस्य मिलकर उस दल की सदस्यता को छोड़ देते हैं, उस दल को छोड़ देते हैं, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा और ना उनकी सदन की सदस्यता जाएगी। पार्टी की सदस्यता अलग विषय रहा और सदन की सदस्यता अलग विषय रहा। पहले पार्टी छोड़ेंगे, उसके बाद सदन की सदस्यता के बारे में निर्णय लिया जाएगा, ध्यान रखना। और इस 51वें संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद का जो आकार था उसे मैक्सिमम 15% निचले सदन तक सीमित कर दिया। मतलब हमारे मंत्रिपरिषद में जो मैक्सिमम प्रधानमंत्री सहित 81 मंत्री हो सकते हैं, वो लोकसभा का मैक्सिमम 15% है, ठीक है। इससे कम ही कम रहने हैं, ठीक है। उद्देश्य देखते हैं इस एंटी डिफेक्शन लॉ के क्या थे साथियों। राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। दोस्तों, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी एक नेचुरल या प्राकृतिक उसकी विशेषता ये होती है कि उसमें अस्थिरता अपने आप आती है। और जब दल बदल के लिए अगर कोई कानून नहीं है तो ये अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता बहुत बढ़ जाती है और वो नीतिगत जड़ता या पॉलिसी पैरालाइसिस के स्तर तक पहुंच जाती है। निश्चित तौर पर एंटी डिफेक्शन लॉ ने इस राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त किया है और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दिया है, ठीक है। भ्रष्टाचार और सांसद और विधायकों की खरीद फरोख्त को रोका है एंटी डिफेक्शन लॉ ने। और एक पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा ये हुआ है कि इसके सदस्यों में अनुशासन की भावना पैदा हुई है, चाहे वो बाय फोर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो कानून के डर से ही क्यों ना हो। निश्चित तौर पर इस एंटी डिफेक्शन लॉ ने हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसकी जो एक मुख्य खामी थी राजनीतिक अस्थिरता, उसको काफ़ी हद तक दूर किया है। राजनीतिक स्थिरता की तरफ हम बढ़े हैं। पॉलिसी पैरालाइसिस की जो समस्या थी गठबंधन सरकारों के दौर में वो खत्म हुई है और हमारा समाज और हमारा देश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ का बहुत बड़ा योगदान है। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।